नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो कि कई कार्य योजनाओं पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश भर में शुरू की गई अमृत सरोवर योजना के तहत हमने अभी तक 1092 अमृत सरोवर बनाए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार लगातार है, उसके तहत कई सारी योजनाएं यहां पर चलाई जा रही हैं। सरकार की कई योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। सीएम ने जलवायु परिवर्तन पर ज्यादा जोर दिया। तो नीति आयोग के कार्यक्रम में शामिल होने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की कई योजनाओं का जिक्र किया। साधनाओं से किस तरीके से जन कल्याण होगा, इसको लेकर भी अपनी बात रखते हुए वो नजर आए। जलवायु परिवर्तन पर भी जोर देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई पड़े। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जलागम विभाग बनाया। पीएम मोदी ने अमृत सरोवर योजना शुरू की और उसी के तहत सरकार भी लगातार प्रयासरत है। देवभूमि में 1092 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। तो कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के पुरोधा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित आपका समस्त जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि आज है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर पोस्ट के माध्यम से कर्पूरी ठाकुर को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक समरसता के प्रतीक व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उधर उत्तराखंड सरकार नए भू कानून में नए प्रावधान ला रही है। वर्तमान कानून में संशोधन करके विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 18 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में इस कैबिनेट की मंजूरी के साथ सदन में इसे पेश किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि धामी सरकार द्वारा जनता के हित के लिए कई कड़े फैसले लिए गए हैं। इस तरह जल्द ही सख्त भू कानून भी लागू किया जाएगा। जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है उन कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश की जनता के हित के लिए और प्रदेश के हित के लिए जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर भू कानून होगा उसको प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो अभी बजट सत्र आयोजित होने वाला है उसमें प्रदेश के अंदर कड़ा भू कानून लाया जाएगा और लागू किया जाएगा। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। रितु खंडूड़ी ने कहा कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अगर सवालों का जवाब देने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी है तो सदन से बाहर आकर बात करनी होगी। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कई लोगों ने मोबाइल का उपयोग सदन में किया था, जिसका खासा विरोध देखने को मिला था और उसी को लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी ये बड़ा फैसला इस बार लिया गया है कि सदन की कार्रवाई के दौरान कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो रितु खंडूड़ी ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार सदन की कार्रवाई के बीच में सदन की सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि मोबाइल का इस्तेमाल वर्जित रहेगा। कोई भी सदन की कार्रवाई के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर बेहद ज़रूरी है मोबाइल का इस्तेमाल करना तो सदन से बाहर आकर
मोबाइल का इस्तेमाल करें, मोबाइल पर बातचीत करें और उसके बाद वापस सदन की कार्रवाई में लौट सकते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई के बीच में मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित रहने वाला है। तो सुरक्षा कारणों से यह बड़ा फैसला लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। मैंने फिर से सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। सदन के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल का यूज वर्जित है, यह आज मैंने सीएस मैडम को बोल दिया है। तो देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि इस बार का बजट पेपरलेस होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। विधायकों को सत्र के दौरान टैबलेट दिए जाएंगे, जिसमें सभी कार्रवाई उनको टैबलेट के जरिए देखने को मिल जाएगी। साल का पहला सेशन है, तो हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं उनका भी अभिभाषण होता है। तो हमारी पूरी तैयारी है, विधानसभा सचिवालय की पूरी तरह से तैयारी है। आज आपने जैसे देखा था कि जो हमारी बैठक हुई है, रेगुलर बैठक होती है, वो बैठक हुई है और उसमें हर तरह के बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर आदेशित किया है अफसरों को कि सत्र बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चले, इसका ध्यान हमको रखना है। इसका जो मेन इशू जो आया था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी बच्चों के हो रहे हैं और इस वक्त बोर्ड एग्जाम का भी समय 10:30 बजे का है, तो ये निर्देशित किया गया है डीएम देहरादून को कि वो सारे स्कूलों को एक एडवाइजरी भेजें कि बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो। तो समय का जो टैली करना है पुलिस के साथ, उनसे बात कर लें। साथ ही साथ पुलिस को भी आदेशित किया गया है। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को जिला अस्पताल में इलाज के बाद ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। पूर्व विधायक को प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। चैंपियन का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत में पहले से काफ़ी सुधार है। आपको बता दें कि चैंपियन की तबीयत खराब होने के चलते शनिवार को देर रात उनको रोशनाबाद जेल से जिला अस्पताल लाया गया था। कोर्ट के द्वारा उनको रिमांड पर रखने की वजह से अस्पताल में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। टेस्ट के बाद अगर चैंपियंस की रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है। उनकी जो है स्वास्थ्य खराब था, इसके कल देर रात जो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां उनका चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है, उनका परीक्षण वगैरह सब किया गया है। अभी उनके स्वास्थ्य का बुलेटिन जो है वो डॉक्टर साहब जारी करेंगे। उससे फिलहाल उन्होंने बताया कि वो स्थिति ठीक बता रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है। यदि स्थिति में कुछ होगा तो उस संबंध में सर इस दौरान सुरक्षा के जो इंतजाम है क्योंकि वो हमारी उसमें न्यायिक अभिरक्षा में है, उस कारण उनको जितनी सुरक्षा दी गई है उनको मिली उनकी। तो हरिद्वार से ठगी का मामला सामने आया है, जहां ठग ने रानीपुर विधायक आदेश चौहान को गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बनकर फोन किया। ठग ने विधायक से 5 लाख रुपए की मांग की। वहीं इस मामले में विधायक के जनसंपर्क अधिकारी की तहरीर पर भादराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक ठग ने फोन पर उत्तराखंड, दिल्ली और मणिपुर के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान ठग ने खुद को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा को उत्तराखंड मामलों के लिए अधिकृत बताया। तो पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। विधायक आदेश चौहान से ठगी की कोशिश यहां पर की गई। बताया जा रहा है कि विधायक आदेश चौहान को फोन पर गृह मंत्री का बेटा बताकर ठग ने फोन किया और उनसे पैसों की भी मांग की गई। तो विधायक से फोन पर 5 लाख रुपए की मांग यहां की गई, जिसके बाद तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
तो अगली खबर बड़कोट से है, जहाँ अध्यक्ष विनोद डोभाल ने कहा है कि मैंने चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं उन्हें अब धीरे धीरे जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति दिलाने में विधायक संजय डोभाल का अथक प्रयास रहा है। वहीं हरित पालिका बनाने के लिए वन विभाग से पौधारोपण के लिए मदद ली जा रही है। लंबे समय से बाकी रिंग रोड परियोजना के जरिए तिलाड़ी रोड को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ओजरी डबरकोट से प्रस्तावित सुरंग को मंजूरी मिल चुकी है, जिसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। तो नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि तमाम जो चुनावी वादे यहां पर किए गए थे उन पर धीरे धीरे काम यहां पर शुरू कर दिया गया है। वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। जो योजनाएं रुकी हुई थी उनका भी काम जल्द शुरू होगा। सीवेज ट्रीटमेंट, रिंग रोड जैसे काम जल्द शुरू कर दिए जाएंगे और लोगों से जो भी वादा किया गया है उन वादों को धरातल पर उतारने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है और आगे भी यही प्रयास देखने को मिलेंगे। कार्यकाल अभी जो हुआ 1 हफ्ता हुआ मैं लगभग ऑफिस संभाले हुए। तो रिंग रोड की जो हमने पत्रावली मंगवाई थी कल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की सुबह, तो उसमें इस हफ्ते में हम जब शासन भी गए थे तो जो उसकी है स्वीकृति मिल चुकी है रिंग रोड की, और जो लैंड ट्रांसफर है वो भी हो चुका है। तो अब रिंग रोड पे जितना भी जो रिंग रोड है, हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अभी हमारे पास जिस आदमी को भी जिस वार्ड से किसी भी दिशा में जाना है तो सबसे पहले वो NH पे आता है और उसकी वजह से जाम की समस्या बनी रहती है। तो हमारा ये है कि बड़कोट का जो ट्रैफिक है उस कैसे लोगों को निजात मिले। जो लोग किसी भी दिशा में जाते हैं, सपोज किसी को देहरादून या पुरोला जाना होता अभी तक, तो वो लोग अपना NH का इस्तेमाल करते हैं। तो रिंग रोड की स्वीकृति हो चुकी है। जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सामान्य नजर आया। हालांकि सुबह से धूप और बादलों का आना जाना लगा हुआ है। इस बीच बर्फबारी के बाद विंटर डेस्टिनेशन औली में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जनवरी से लेकर अब तक शीतकालीन पर्यटन के लिए यहां करीब 70,000 पर्यटक पहुंच चुके हैं। बर्फबारी के बाद यहां पर्यटन और कारोबारियों, होटल संचालकों से लेकर स्कीइंग सिखाने वाले ट्रेनर्स, ट्रैकिंग गाइड्स का भी रोजगार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो औली में लगातार पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक 70,000 से ज़्यादा पर्यटक औली पहुंच चुके हैं और इस वजह से कारोबारियों और वहां पर ट्रैकिंग गाइड्स का भी रोजगार फल फूल रहा है। वहीं लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। अभी देहरादून और उधम सिंह नगर जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा अब हरिद्वार और नैनीताल में भी जल्द ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। वहीं देहरादून और रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, वर्तमान में प्रदेश में 2 साइबर थाने कार्यरत हैं, जिसमें एक गढ़वाल परिक्षेत्र को जो देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो देखता है, और कुमाऊं में पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रकरण देखता है। अभी वर्तमान में जो SOP है उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूँकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण हैं वो देहरादून थाना देखेगा, और जो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के प्रकरण हैं वो हरिद्वार का CCPS है वो देखेगा। इसी प्रकार कुमाऊं में भी जनपदों का विभाजन होगा। इसमें 20 लाख के ऊपर के प्रकरणों की विवेचनाएं ये थाने करेंगे, और इसके अतिरिक्त कोई भी साइबर क्राइम आता है 20 लाख से नीचे का आता है तो संबंधित जनपद को भेजा जाएगा, और जनपदों को जो असिस्टेंस साइबर क्राइम में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में दिया जाना है वो इन थानों द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। उधर मसूरी वन आरक्षी संघ ने लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दर्जनों वन बीट अधिकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को लागू किया जाए और 10 सालों तक संतोषजनक सेवा देने वाले अधिकारियों का प्रमोशन किया जाए। संघ के अध्यक्ष अमित कैंथुरा का कहना है कि 2016 से पहले
नियमावली के अनुसार वन दरोगा को प्रमोशन दिया जाता था, लेकिन अब 12 साल होने के बावजूद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अमित सिंह कैंतुरा, अध्यक्ष वन बीट अधिकारी संघ मसूरी वन प्रभाग मसूरी। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी 2016 नियमावली वन दरोगा जो 2016 नियमावली है उसमें परिवर्तन किया गया था कैबिनेट में। तो इसमें हमारा सबसे पहले 100% प्रमोशन होता था, उससे पहले 2016 से पहले। अब 33.33% हमारा डायरेक्ट भर्ती आती है और 66.67% हमारा प्रमोशन होता है। लेकिन लोगों को जो हमारे सदस्य हैं वन बीट अधिकारी के 10-10, 12-12 साल की सर्विस हो गई है, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए हमारा मेन मुद्दा है कि 2016 नियमावली जो वन दरोगा की है इसे पुनः इसको लागू किया जाए। उधर हरिद्वार में दवा बनाने के दौरान इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट की गुणवत्ता को लेकर विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। देश के प्रमुख सॉल्वेंट निर्माता दीपक फर्टिलाइजर्स, अडानी और मनाली ग्रुप के प्रतिनिधियों ने दवा निर्माण में सॉल्वेंट की भूमिका और गुणवत्ता बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की। वहीं ड्रग्स विभाग की ओर से दवा निर्माताओं को सख्त निर्देश दिए गए। कच्चे माल और सॉल्वेंट की खरीद से पहले जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए ताकि नकली सप्लाई को रोका जा सके। वहीं नकली दवाओं पर रोकथाम के लिए H2 QR कोड लगाना अनिवार्य होगा। यहाँ पे इंडियाज़ के कुछ टॉप मोस्ट जो सप्लायर है सॉल्वेंट के, उनके द्वारा यहाँ पे एक सेमिनार जो है किया गया है, जिसमें पर्पज़ ये है कि यहाँ के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उन लोगों को सॉल्वेंट की जो प्योरिटी है, सॉल्वेंट की जो टेस्टिंग है, उससे रिलेटेड जो जानकारियाँ देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो ड्रग की क्वालिटी होती है, वो एपीआई, सॉल्वेंट और एक्सिपिएंट की जो क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड करती है। जैसा कि कई बार सैंपल फेल आते हैं, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि लोग अगर लो क्वालिटी का अगर सॉल्वेंट या उसकी गुणवत्ता पे असर पड़ता है। तो आज यहाँ पे अडानी, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड मनाली जो कि काफ़ी टॉप लेवल के सप्लायर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे सेमिनार रखा है और यहाँ की जितनी भी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की जितनी कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ पे प्रतिभाग किया हुआ है। और अवश्य इस सेमिनार से फार्मा इंडस्ट्रीज की जो प्रैक्टिसेज हैं, जो टेस्टिंग है, उस पर फर्क पड़ेगा। तो खबर हरिद्वार से है, जहां श्यामपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांवड़ मेले से पहले 5 वारंटी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाकर ये कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ये सभी आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिन्हें कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के बाद गिरफ्तार किया गया। श्यामपुर पुलिस ने टीम बनाकर विभिन्न मामलों में वांछित आरोपियों को उनके ठिकानों से अरेस्ट किया। आपको बता दें कि इनमें जुआ, आर्म्स एक्ट और मारपीट के अपराध से जुड़े आरोपी शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।